हेलो दोस्तों, आप सभी का बीपीएससी मेरा है यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे और जितने भी वीडियोज़ अभी आप लोगों के लिए डाले गए हैं सभी देख चुके होंगे। देखिए, अभी तक हम लोगों ने पॉलिटी में चैप्टर 1 जो कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पूरी तरह से कवर कर लिया है। आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दिया गया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया होगा और आगे जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसको भी पढ़ रहे होंगे। इसका भी 2 लेक्चर आ चुका है, आज हम तीसरा लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। कल किन्हीं कारणों से आप लोगों को लेक्चर नहीं मिल पाया होगा या वीडियोज़ नहीं मिल पाया होगा, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। आगे इस चीज़ ना हो पुनरावृत्ति, इसकी कोशिश जारी रहेगी, लेकिन टेक्निकलिटी की वजह से आप लोगों को वीडियो नहीं मिल पाया है। तो आगे इस चीज़ को धीरे धीरे आप लोगों का सहयोग रहेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देख लिया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना, किनके द्वारा बनाया गया, पहले चेयरमैन कौन थे, पहले प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद जो इनको इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया था, तत्कालीन राष्ट्रपति बनाया गया था संविधान सभा का। क्यों? क्योंकि वह सबसे गण्यमान्य और सबसे सीनियर लीडर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। बाद में राजेंद्र प्रसाद को बना दिया जाता है। इस तरह से करके हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हो जाता है। उसके बाद 2 बैठक भी हो जाता है, जिसमें तीसरे बैठक में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आता है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या क्या कहता है, इन चीज़ों पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ही आगे जाके प्रीएम्बल बन जाता है और उसके बाद से साथ साथ नेशनल फ्लैग, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, इस चीज़ को भी हम लोग एडॉप्ट करते चले जा रहे होते हैं। अब बात आती है, ये इन सब चीज़ों पर तो पढ़ाई हुई है, लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कंपोजिशन क्या था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लाया गया और इसमें जो लोग थे कहाँ कहाँ से लिए गए थे। तो आइए देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोग कहाँ कहाँ से लिए गए थे और कितने मेंबर कहाँ के थे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में नवंबर में बनाया गया कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू। ये चीज़ आपको पता है, जिसमें 9 दिसंबर और 11 दिसंबर को पहला और दूसरा बैठक हुआ था। उसमें ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस जो कि 11 प्रोविंस था, वहाँ से 292 सीट्स था। ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस कहने का मतलब ब्रिटिश जिस पे अपना शासन सत्ता संभाल रहे थे, जिनका साम्राज्य जो था, वहाँ से कितने लोगों को लिया गया? 292 सीट्स वहाँ से। और प्रिंसली स्टेट, इनके चंगुल में कह सकते हैं या इनके द्वारा नहीं जीता गया हुआ राज्य, जो खुद एक राजशाही तंत्र चल रहा था भारत में, वैसे कितने सीट्स थे? 93। मतलब हमारे भारत में जो अभी इंडिया है उसमें 11 स्टेट ब्रिटिश डोमिनियन के थे और 11 ओपन स्टेट थे जहां राजा पहले से शासन कर रहा था, वो भी आके बाद में शामिल भारत में हो जाता है या करवाया जाता है। उसके बाद 4 उस समय कमिश्नर्स प्रोविंस होता था। कमिश्नर प्रोविंस कह सकते हैं आज का जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश कह सकते हैं। जो उस समय का चीफ कमिश्नर प्रोविंस होता था वो कितना था? 4। टोटल कितने मेंबर हुए? 389। टोटल मेंबरशिप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज टू 389। ये 389 मेंबर्स कब थे? ये 389 मेंबर तब थे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण हुआ। आप लोगों को पता है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के टाइम मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट नहीं किया था और सेपरेट डोमिनियन की बात कर रहे थे। तो सेपरेट डोमिनियन के लिए यहाँ से जो भी मुस्लिम लीग के लीडर होंगे चले जाएंगे। कुछ ऐसे भी लीडर होंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के दौरान किन्हीं न किन्हीं कारणों से मर गए होंगे, क्योंकि बहुत सारे सीनियर लीडर थे जो ओवर एज्ड थे, जिनकी मृत्यु हो गई होगी। तो ये 389 से कहाँ रहेगा उस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। कुछ लोग नए भी लाए जाएंगे, जो लोग यहाँ से किन्हीं कारणों से जाएंगे तो उनके जगह को रिप्लेस करने के लिए कुछ नए लोग भी आएंगे, उन चीज़ों पर भी बात करेंगे। लेकिन इसके बाद माउंटबेटन हमारे लास्ट वाइसरॉय होते हैं ब्रिटिश इंडिया के, जब हमारा संविधान बन रहा होता है, और उनका एक प्लान आया था माउंटबेटन प्लान। तो आइए देखते हैं हम लोग माउंटबेटन प्लान कहते क्या है और क्या है माउंटबेटन प्लान। ठीक, आइए देखते हैं माउंटबेटन प्लान क्या कहता है। माउंटबेटन प्लान कब लाया गया? 3 जून 1947 को, जहां कि ये कहा गया जो अब बात नहीं बन रही है मुस्लिम लीग के साथ, अब एक सेपरेट डोमिनियन बना दिया जाए, इंडिया का पार्टीशन हो जाना चाहिए और माउंटबेटन के द्वारा इंडिया का पार्टीशन कर दिया जाता है।
और पाकिस्तान अपना सेपरेट डोमिनियन के साथ अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए फ्री हो जाता है। तो जब पाकिस्तान के लिए डिमांड किसके द्वारा किया जा रहा था? मुस्लिम लीग के द्वारा। तो हमारे जो 389 मेंबर होंगे उसमें से जो मुस्लिम लीग के मेंबर होंगे वो कहाँ चले जाएंगे? किस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? किसके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने के लिए? पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान में चले जाएंगे तो भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग कम होंगे ना। तो वही रिडक्शन इन मेंबरशिप 389 से 299 हो जाएंगे। मतलब कहने का मतलब जो कितने लोग थे, मतलब 90 लोग जो इसमें थे मुस्लिम लीग के थे। कितने लोग थे मुस्लिम लीग के? 90 लोग। तो उसमें 229 जो है, अब जो हमारे पास मेंबर बचे 299, उसमें 229 ब्रिटिश इंडिया के थे और 70 प्रिंसली स्टेट के थे। और सीट एलोकेशन जो हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, 10 लाख लोगों पे एक सीट उस समय एलोकेट किया गया था। मतलब जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था, हमारे देश अगर इंडिया और पाकिस्तान को जोड़ लिया जाए तो उस समय हमारे देश की जनसंख्या 38 करोड़ मतलब 40 करोड़ के आसपास थी। जब पाकिस्तान टूटा तो हमारे देश की जनसंख्या लगभग 30 करोड़ के आसपास, 35 करोड़ के आसपास हमारे देश की जनसंख्या थी। उस आधार पर सीट एलोकेट किया जाता है। तो सीट कितना हुआ? 299, जिसमें 229 ब्रिटिश इंडिया की और 70 प्रिंसली स्टेट। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 299 मेंबर्स में से कौन से लोग कितने थे? जुलाई अगस्त का सिनेरियो, 208 लोग आईएनसी के थे, 80 लोग अब भी मुस्लिम्स, क्या है कि कुछ मुस्लिम्स थे, उनका कहना था नहीं हम भारत को आज़ाद कराएं, भारत में ही रहें। तो वैसे लोग कितने थे? 80। एससी से मतलब पिछड़ा वर्ग से 31, इंडियन क्रिश्चियन 6, एसटी शेड्यूल ट्राइब वर्ग के 6, सिख 4, एंग्लो इंडियंस 3, पर्सियन 3। मतलब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हर तबके के लोगों का रिप्रेजेंटेशन देना एक मकसद था, जो हर तबके की बात को, हर तबके के दुख दर्द को समझ के और संविधान का निर्माण हो, ताकि एक समतुल्य और सामाजिक एकता बनी रहे। अनेकताओं में एकता की जो बात आज हम लोग करते हैं वह कहीं ना कहीं हम लोग संविधान के साथ चलते हैं, इसीलिए कह पाते हैं। पाकिस्तान ये चीज़ नहीं कह पाता है क्योंकि पाकिस्तान एक रिलीजियस फैक्टर को टारगेट करके वहाँ के जो माइनॉरिटी में कौन है? हिंदू है, सिख है, उन लोगों को जिस तरह से सम्मान हमारे भारत में दिया जाता है या भारत के संविधान के द्वारा दिया जाता है, वहाँ के लोग या वहाँ का संविधान इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करता है। तो ये टोटल मेंबर कितने हो गए उस समय? 296। ये जुलाई अगस्त 1947 में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, जिसमें मैं आपको एक पूरा कंपोजिशन बताया हूँ, जो उसमें कितने लोग किस जगह से थे, तो टोटल कितने थे? 296। हमारे पास बच कितने गए थे? तो ये 3 लोग कहाँ गए होंगे? ये 3 लोग जो कम हुए, ये कहीं ना कहीं किसी तरह के आपदा के शिकार हुए होंगे, जो मृत्यु हो गई होगी, या किसी न किसी कारण से अपनी सदस्यता वापस ले लिए होंगे। तो इन 3 लोगों को भी बाद में देखा जाएगा, अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर से उस चीज़ को रीएलोकेट किया जाता है और उस जगह पे किसी न किसी को नॉमिनेट या रख लिया जाता है। तो ये चीज़ आगे हम लोग देखेंगे। इसके बाद जो हम आपको बताएंगे, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गया, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलग बनने के लिए माउंटबेटन प्लान में कह दिया गया, जो आप अपना अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाइए और अपना संविधान बनाइए। तो हमारे भारत में 299 लोग बच गए और सीट का एलोकेशन जो हुआ वो कहीं ना पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के आधार पर हुआ। तो हमको मिला 299 सीट्स, जिसमें 229 जो थे ब्रिटिश इंडिया जो प्रोविंस था वहाँ से और 70 प्रिंसली स्टेट। टोटल हमारे पास सीट 299। लेकिन जब जुलाई अगस्त 1947 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फिर से बैठक होता है, उसमें 296 मेंबर्स बचे हुए थे, जिसमें आईएनसी के 208 मतलब 208, मुस्लिम के 80, एससी के 31, इंडियन क्रिश्चियन 6, एसटी 6, सिख 4, एंग्लो इंडियन 3, पर्सियन 3। तो टोटल 296 मेंबर्स होते हैं। तो इस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कंपोजिशन था। अब एक चीज़ बता देते हैं, अगर कोई चीज़ का फॉर्मेशन होगा, मान लेते हैं हम लोग के घर में खाना ही बनता है, तो सीधे तो नहीं होता है ना जो खिचड़ी बना दिया जाए। हाँ, सामान हम लोग सब कुछ खरीद के ले आते हैं, उसके बाद सब्जी के हिसाब से मसाला अलग डाला जाता है, दाल के हिसाब से मसाला अलग डाला जाता है,
चावल के लिए क्या नीड है, अगर कुकर में बनाना है तो पानी का प्रोपोर्शन क्या होगा, या अगर हांडी में बना रहे हैं तो पानी का प्रोपोर्शन क्या होगा, पानी ज़्यादा रखना होगा कम रखना होगा। इस मतलब हर एक चीज़ को बनाने के लिए हर एक तरीके से आदमी को देखना पड़ता है। जो सब्जी चाहिए तो उसमें मसाला सब कुछ चाहिए, दाल है तो हल्दी नमक दाल और पानी चाहिए। ठीक उसी प्रकार अब संविधान सभा बन चुका था, लेकिन संविधान सभा बनने के बाद संविधान बनाने की बारी थी। और संविधान इस तरह से तो नहीं बन जाता ना, जो मुंह से बोल रहे हैं लिख दीजिए। तो अब क्या हुआ, अलग अलग कमेटियां बनाई गई। जो ड्राफ्ट करेंगे वो कमेटी अलग, जो राष्ट्र के लिए कानूनी संबंध में संविधान बनाएंगे उनका कमेटी अलग, फंडामेंटल राइट्स पर जो विचार करेंगे उनका कमेटी अलग। तो इस तरह से कमेटी बनाया गया और चेयरमैन उसका बना दिया गया। अब वो चेयरमैन का क्या काम था, जो अलग अलग ओपिनियन को लेना, जो संविधान सभा में लोग थे, या क्षेत्र में जाके या अलग देश से उस चीज़ को बोरो करना, समझना और उस चीज़ को अपने क्षेत्र अपने भारत गणराज्य के लिए जो सुटेबल हो सकता है उसको संविधान में इंकित करना या इंकित करवाना। तो अब इस चीज़ के लिए जो 8 इम्पोर्टेंट कमेटी है उसका मैं आपको नाम बताऊंगा, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कुछ कुछ फील्ड ऐसे थे जहां सब कमेटी भी बनाई गई, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आइए समझते हैं जो ये 8 जो कमेटी है और इसके चेयरमैन कौन है, इस चीज़ को समझते हैं। तो संविधान सभा का निर्माण हो चुका है। अब संविधान सभा में जो इम्पोर्टेंट 8 कमेटीज थी, जिसके अध्यक्ष कौन कौन थे, जिसके चेयरमैन कौन कौन थे, उसको डिस्कस करते हैं। तो हमारा यूनियन पावर कमेटी, मतलब केंद्र में जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से हो, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, उसके चेयरमैन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। फिर यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है, हमारा जो केंद्र का संविधान किस का अनुरूप क्या हो, क्या प्रारूप हो, उसका तैयार करने का जिम्मेवारी किनके पास था, जे.एल. नेहरू। देखिए बुक में अलग सीक्वेंस में लिखा होगा, हम यहाँ क्या किए हैं, मेरे द्वारा यहाँ क्या किया गया है, जैसे 3 जो ऐसे कमिटीज़ थे जिनके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, उन तीनों को एक सीक्वेंस में लिखा दिए, जो अगर एक साथ आप पढ़ेंगे तो तीनों याद रहेगा। और कभी अगर एग्जाम में आता है तो एक सीक्वेंस में आपके मेमोराइज कर जाएगा। सपोज अगर पूछ दे स्टेट कमेटी फॉर नेगोशिएशन विथ स्टेट्स, तो आपको याद आ जाएगा जो अच्छा इसके अध्यक्ष तो जे.एल. नेहरू थे। सपोज यूनियन पावर कमेटी और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी दोनों के अध्यक्ष कौन थे, चेयरमैन कौन थे, तुरंत याद आ जाएगा। अगर ये भी आपको स्टेट कमेटी याद रहेगा, जे.एल. नेहरू। तो इस सीक्वेंस में हम लिखे हैं ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। बुक में थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा तो उस चीज़ को यहाँ इशू नहीं बनाइएगा। समझने के लिए मैं इस सीक्वेंस को फॉलो किया हूँ और आप लोग भी इस चीज़ को अच्छे से समझ रहे होंगे, तो ये समझने का अच्छा तरीका है। उसके बाद क्या आता है, स्टेट कमेटी, जो किसी स्टेट से नेगोशिएट करना है, जो आप मेरे में शामिल हो जाइए, आपको ये बेनिफिट मिलेगा, इंडिया में शामिल हो जाइए। बहुत सारे स्टेट थे जैसे निजाम ऑफ हैदराबाद, इन चीज़ों पर किसका अध्यक्षता था इस चीज़ पे, जवाहरलाल नेहरू का। उसके बाद रूल्स ऑफ प्रोसीड्यूर कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो कानून बने उसका प्रावधान किस तरह से हो, क्या हो, उसके लिए कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टीयरिंग कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, अब ये देखिए स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी और सेंट्रल यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, तो यूनियन के जे.एल. नेहरू और स्टेट के सरदार पटेल। और इसी के साथ साथ एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, इसके भी अध्यक्ष कौन थे, सरदार पटेल। उसके बाद इन सभी चीज़ों के बाद जो बात आती है, जो आपने सब कुछ कर लिया, इसके बाद इन चीज़ों को ड्राफ्ट किस तरह से किया जाए, संविधान में किस सीक्वेंस में इसको रखा जाए, उसके लिए कौन सी कमेटी है, ड्राफ्टिंग कमेटी। और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये था इम्पोर्टेंट 8 कमेटी। उसके बाद जो होगा, इसके बाद 5 सब कमेटी बनाई जाएगी। तो इन सब कमिटीज को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, जो इन सब कमिटीज का मोटो क्या था और बनाने के लिए ज़रूरत क्यों थी संविधान सभा में। तो इन सब चीज़ों को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। अभी जो हम लोगों ने देखा कंस्टिट्यूएंट असेंबली का कंपोजिशन क्या होता है, माउंटबेटन प्लान में 1946 में किस तरह से पाकिस्तान को एक अलग स्टेट या अलग डोमिनियन दे दिया जाता है, जहां से मुस्लिम लीग हमारे कंस्टिट्यूएंट असेंबली में जितने लोग थे उससे कम हो जाते हैं।
फिर हमारे कंस्टिट्यूएंट असेंबली जुलाई अगस्त जो बैठक होती है उस समय कितने लोग थे काउंट किया गया तो 296 थे, जिसमें अलग अलग कंपोजिशन था उन लोगों का। तो उसके बाद कंस्टिट्यूएंट असेंबली बन चुका है, संविधान सभा बन चुका है, संविधान सभा के अध्यक्ष नियुक्त हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद जो संविधान बनाने की बारी आती है तो अलग अलग कमेटी के अलग अलग अध्यक्ष, जिसमें 8 कमेटी इंपॉर्टेंट कमेटी जो आप लोगों के सामने मैंने अभी प्रस्तुत किया है, जो बताया है, ये थे और इनके अध्यक्ष ये थे। मतलब जो भी इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से था आपके बोर्ड पे परोस दिया गया है। अब इसके बाद क्या होगा, जो 5 जो सब कमेटीज बनाई जाएगी फंडामेंटल राइट्स के लिए, सब कमेटीज अलग अलग कमेटीज, जिसको हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं जो अब तक सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आ रही है, कोई भी टॉपिक अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम पे ग्रुप में या व्हाट्सएप के ग्रुप में आप लोग ज्वाइन कीजिए। बीपीएससी मेरा है को सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा। और वहाँ आप बता सकते हैं जो इस टॉपिक को फिर से समझा दिया जाए, नहीं समझ में आ रहा, फिर से हम उस टॉपिक को अलग तरीके से कोशिश करेंगे जो आप लोगों को समझ में आ जाए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।